नमस्कार। आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय जलवायु, और भारतीय जलवायु में हम आज जो है वो लास्ट आप लोग का चैप्टर है चक्रवात एवं इनकी उत्पत्ति। चक्रवात एवं इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले के जो भी वीडियो हैं क्लाइमेट से जुड़े हुए, भारतीय जलवायु से जुड़े हुए, उसमें मैंने सारी चीजों के बारे में लगभग बता दिया है। पीछे के कई सारे लगभग 3-4 वीडियो में मैंने बताया है। आज भारतीय जलवायु का अंतिम चैप्टर है, आप लोग ध्यान से चीजों को देखिएगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आप लोग का, इस वीडियो के बाद हम लोग आगे देखेंगे मिट्टियां, वनस्पतियां एवं भारत के फसल से संबंधित चीजों पर बात करेंगे। आज इस वीडियो में जो चक्रवात एवं इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, इसमें कई सारी चीजों पर विचार करेंगे। पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं, वो उत्पत्ति के कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की दशाएं क्या होती है, किस दशा में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं, उसके बाद उनको कहां से एनर्जी मिलती है, तथा ये चक्रवात कब समाप्त हो सकते हैं, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। ये चक्रवात का असर क्या होता है, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जो हम लोग के भारतीय जलवायु में देखे थे, पूरे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के 90% हिस्सों में वर्षा हो रही थी। वहीं उत्तरी पूर्वी मानसूनी कोनों से भारत के सिर्फ 10% में वर्षा, बहुत कम क्षेत्रों में वर्षा होती थी। पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमोत्तर भारत और उत्तरी पूर्वी मानसूनी कोनों से तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे वर्षा होती थी। ये सारी चीजें लगभग आप लोग को बताया जा चुका है। आप लोग हेडिंग डालिए चक्रवात एवं इनकी उत्पत्ति। अब देखिए, ये भारत कर्क रेखा यहां है, और आपको पता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिण की ओर प्रस्थान करने लगता है, तथा सितंबर तक आते आते ये भारत के मुख्य भूभाग से नीचे चला आता है। यानी ये सितंबर के लास्ट सप्ताह तक, सितंबर तक आते आते ये चला आता है क्या, विषुवत रेखा पर आ जाता है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में इस समय जब सूर्य भारत के दक्षिणी हिस्से में आ जाता है सितंबर के लास्ट तक, सितंबर तक, तो स्थिति क्या होती है कि स्थलखंड, मैं पहले ही बता चुका हूं, स्थलखंड पहले गर्म होता है जलखंड की अपेक्षा। यानी जलखंड की अपेक्षा स्थलखंड पहले गर्म होता है, अर्थात जलखंड देर से गर्म होता है। तो सितंबर के लास्ट तक जलखंड पूरी तरह गर्म हो जाता है। जो जलीय सतह हैं वो गर्म हो जाते हैं। सबसे आपको एक चीज बता दें, इसी क्रम में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। सितंबर के महीने में, सितंबर के लास्ट तक जलखंड पूरी तरह से गर्म हो जाता है, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, बंगाल के खाड़ी वाले क्षेत्र इतना गर्म हो जाता है कि यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहां लगभग 900 से लेकर के 920 मिलीबार तक, 900 से लेकर 920 मिलीबार तक लगभग बन जाता है। यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र 900 से 920 के आसपास मिलीबार तक यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस शक्तिशाली निम्न वायुदाब को भरने के लिए ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, सितंबर तक पहले बोला कि जलखंड स्थलखंड की अपेक्षा देर से गर्म होता है। सितंबर के लास्ट तक, जहां की मार्च अप्रैल तक स्थलखंड गर्म हो जाता है, लेकिन जलखंड सितंबर तक गर्म होता है। और सितंबर तक जब गर्म होता है तो सितंबर के लास्ट तक बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र इतना गर्म हो जाता है कि यहां शक्तिशाली निम्न वायुदाब का क्षेत्र तैयार हो जाता है। इस शक्तिशाली निम्न वायुदाब का लगभग मान 900 से 920 मिलीबार तक होता है। यह शक्तिशाली निम्न वायुदाब को भरने के लिए आसपास से हवाएं तेजी से अंदर की ओर आने लगती है। ये हवाएं सीधे ना आकर, ये केंद्र की ओर सीधे ना आकर एंटी क्लॉकवाइज
यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में ये घूम करके अंदर प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, इस निम्न वायु दाब को भरने के लिए, जहां गर्मी पड़ेगी निम्न वायु दाब होगा, निम्न वायु दाब को भरने के लिए यहां हवाएं प्रवाहित होने लगती है, और ये हवाएं जो प्रवाहित होती है ये सीधे केंद्र की ओर प्रवाहित ना होकर, ये सीधे केंद्र की ओर प्रवाहित ना होकर एंटी क्लॉकवाइज घूम करके ये अंदर की ओर आती है। अब देखिए, लेकिन ये केंद्र तक नहीं पहुंचती। ये देखिए, ये केंद्र का हिस्सा है, ये केंद्र तक नहीं पहुंचती। ये केंद्र तक पहुंचने से पहले ही ये केंद्र से केंद्र तक पहुंचने से पहले ही ये ऊपर की ओर उठ जाती है। जहां देखिए, ये केंद्र का हिस्सा है, ये वाला केंद्र का हिस्सा है जो ये बनाए हैं, तो ये केंद्र तक नहीं पहुंची, इससे पहले ये ऊपर उठ गई, ऊपर उठ जाती है। अब देखिए, हवाएं सीधे केंद्र की ओर ना आकर एंटी क्लॉकवाइज घूम करके ये केंद्र की ओर आती है, लेकिन ये केंद्र तक नहीं पहुंचती, इससे पहले ही ये ऊपर उठ जाती है, इससे पहले ही ये ऊपर उठ जाती है। ऐसे चक्रवात का केंद्र बिल्कुल शांत बना रहता है, क्योंकि अगर मानते हैं ये केंद्र तक हवाएं नहीं पहुंची, केंद्र तक पहुंचने से पहले ही ये ऊपर उठ जाती है, इससे केंद्र बिल्कुल ही शांत रहता है। ऐसे में चक्रवात का केंद्र बिल्कुल ही शांत रहता है, और इसे ही हम कहते हैं चक्रवात की आंख। ध्यान सुनिएगा, स्थल खंड की अपेक्षा जल खंड देर से गर्म होता है। जहां स्थल खंड मार्च अप्रैल के महीने में ही गर्म हो जाता है, तो वहीं जल खंड सितंबर के अंतिम सप्ताह तक गर्म होता है। सितंबर तक जब गर्म होता है तो बंगाल की खाड़ी पूरी तरह गर्म हो जाती है, जिससे बंगाल की खाड़ी में अत्यंत शक्तिशाली निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए बाहर से हवाएं अंदर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, और ये हवाएं सीधे प्रवाहित न होकर घूमकर प्रवाहित होती हैं, घूम करके एंटी वाइज घूम करके प्रवाहित होती हैं। ये हवाएं निम्न वायुदाब के केंद्र तक न पहुंचकर उससे पहले ही ये ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, जिसके चलते चक्रवात के केंद्र बिल्कुल ही शांत बना रहता है। चक्रवात का केंद्र बिल्कुल ही शांत बना रहता है, जिसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। अब देखिए, इस चक्रवात की आंख की सीमा के सहारे वायु ऊपर उठ करके संघनन की क्रिया द्वारा इस आंख के सहारे सबसे अधिक वर्षा कराती हैं, जबकि बीच का हिस्सा, आंख वाला हिस्सा बिल्कुल ही शांत बना रहता है। चक्रवातीय वर्षा सबसे अधिक चक्रवात की आंख के दीवारों के सहारे, ये दीवारें हैं, तो सबसे अधिक चक्रवात की आंख के दीवारों के सहारे सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि इससे दूर जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा चक्रवात से चक्रवात की आंख के दीवारों के सहारे होती है। ध्यान रखिएगा, चक्रवात की आंख के दीवारों के सहारे होती है। अब देखिए, जहां एक तरफ चक्रवात बाहर में तबाही मचा रहा होता है, तो वहीं चक्रवात के आंख में, चक्रवात की जो आंख वाला हिस्सा है वहां एकदम बिल्कुल शांत बना रहता है। अगर कोई बंदा अगर यहां खड़ा है चक्रवात की आंख में, तो उसको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि बाहर में तबाही मच रहा है, बाहर में तबाही मची हुई है। अब देखिए, ये जब आगे बढ़ेगा, चक्रवात जब आगे बढ़ेगा तो ये केंद्र भी चपेट में आएगा, लेकिन ये केंद्र भी मतलब स्थापित होगा दूसरे जगह, तो स्थापित होगा तो यहां भी तबाही मचेगी, लेकिन कुछ समय के बाद। यानी जहां एक तरफ बाहर में चक्रवात तबाही मचा रहा होता है, तो वही चक्रवात की आंख में खड़े व्यक्ति को महसूस तक नहीं होता कि बाहर में तबाही मची हुई है, क्योंकि यह शांत क्षेत्र बना रहता है, यहां कोई भी हलचल नहीं होते। अब देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, चक्रवात का ऐसे हम पूरा व्यास देखें तो लगभग 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात का व्यास
लगभग 500 से 600 किलोमीटर तक होता है, तो वहीं चक्रवात की आंख का व्यास लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक होता है। ध्यान रखिएगा, जहां चक्रवात का व्यास लगभग 500 से 600 किलोमीटर तक होता है, तो वहीं चक्रवात की आंख का व्यास लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक होता है। यानी ये केंद्र में, चक्रवात के केंद्र में 25 से 30 किलोमीटर के व्यास में कोई भी घटनाएं नहीं होती, यह शांत क्षेत्र बना रहता है। लेकिन जब चक्रवात आगे बढ़ेगा तो ये केंद्र वाला हिस्सा भी इसके चपेट में आएगा, लेकिन कुछ पल के लिए यह शांत रहता है। अब देखिए, ऐसे हम देखें तो भारत के बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में उत्पन्न जो चक्रवात है, भारत के बंगाल की खाड़ी में जो उत्पन्न चक्रवात है, वो पूर्वी जेट पवनों के सहारे भारत के पूर्वी तट पर पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पूर्वी जेट पवनों के सहारे भारत में पूर्वी घाट पर्वत तक पहुंचती है। अब देखिए, जहां पहुंच करके यहां तबाही मचाती है पूर्वी, इसीलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में यहां बंगाल से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट पर चक्रवात से काफी तबाही मचता है, यहां काफी नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट पर यह चक्रवात अक्टूबर नवंबर के महीने में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे कि देखते होंगे कि दुर्गा पूजा लगभग अक्टूबर में होता है, और पश्चिम बंगाल में जब दुर्गा पूजा का समय होता है, पंडाल बने होते हैं, पता चलता है कि चक्रवात आया और पूरा का पूरा पंडाल तहस नहस कर दिया। लगातार वर्षा हो रही है और उससे हवाओं के चलते वहां पंडाल ध्वस्त हो गए हैं। जैसे जैसे ये स्थल खंड से आगे बढ़ेगा, इसकी गति धीमी होती जाएगी। हम बताएंगे कि कैसे समाप्त होता है। इतना तक लगभग हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यानी पूर्वी जेट पवनों के सहारे कहां आया? भारत के पूर्वी घाट पर्वत तक। पश्चिम बंगाल में उत्पन्न चक्रवात पूर्वी जेट पवनों के सहारे कहां आया? पश्चिम बंगाल तट तक आया। अब देखिए क्या स्थिति है। अब चक्रवात की जो उत्पत्ति है, उसकी संबंधित परिस्थितियों की बात करें कि किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्पन्न होने के लिए कई सारी परिस्थितियां होनी चाहिए, कई सारी अनुकूल ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसके चलते कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो। इसके लिए पहला चीज, सागर सतह का तापमान। 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने के लिए सागर सतह का तापमान 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ही होते हैं। पूर्वी तट पर, जैसे आप देखिएगा अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर में जो उसका पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर उत्पन्न होगा और जाकर अमेरिका के फ्लोरिडा, इन सारे क्षेत्रों में क्या करेगा? तबाही मचाता है। आप अटलांटिक महासागर में देखिएगा तो अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी तट है, पूर्वी हिस्सा है, वहां पर यह निर्मित होगा। जो अमेरिका का जो पूर्वी तट है वहां निर्मित होगा और अमेरिका में जाकर तबाही मचाता है। वैसे ही भारत के पूर्वी हिस्से में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है और पूर्वी घाट पर्वत से सटे हुए राज्यों में क्या करता है? तबाही मचाता है। पूर्वी तट पर ये उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है
के द्वीपों एवं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म जल धाराओं का प्रवाह होता है। गर्म जल धाराओं का प्रवाह होता है। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म जल धाराओं का प्रवाह होता है और इस गर्म जल धाराओं के चलते एक अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। अगला देखिए, तीसरा चीज, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। ध्यान रखिएगा, तीसरा नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में निर्मित होता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात कभी भी विषुवत रेखा पर निर्मित नहीं होता। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात कभी भी विषुवत रेखा पर निर्मित नहीं होता, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कॉरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। कॉरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। लेकिन विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का मान 0 होने के चलते विषुवत रेखा पर कभी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित नहीं होते, जिसका कारण यह है कि चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए कॉरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। अब देखिए, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो ऊर्जा स्रोत की बात कर रहे हैं कि ऊर्जा स्रोत कहां से मिलता है। ऊर्जा स्रोत अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात इतना तबाही मचाता है तो उसके पास इतना एनर्जी कहां से आता है, तभी तो तबाही मचाता होगा। तो ऊर्जा स्रोत की बात करें तो संघनन की गुप्त ऊष्मा किसी भी चक्रवात का, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की क्या है, ऊर्जा स्रोत है। संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ध्यान रखिएगा, संघनन की गुप्त ऊष्मा उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, संघनन की गुप्त ऊष्मा उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, होता क्या है कि ये संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है एक चक्रवात को गति एवं ताकत प्रदान करता है। अब देखिए, होता क्या है, सपोज अगर मान लेते हैं जहां गर्मी बढ़ी, वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण होगा तो ऊपर जाएगा तो संघनन की क्रिया होगी, और संघनन की क्रिया के बाद क्या होगा, संघनन की क्रिया होगी, तो संघनन क्रिया के बाद वर्षा होगी। तो संघनन की क्रिया जब हुई और यहां से वर्षा हुई तो इसका जो ताप है, इसकी जो ऊष्मा है, संघनन के पश्चात इससे जो ऊष्मा निकलेगी, यही ऊष्मा चक्रवात को गति प्रदान करता है, चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, जब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जब ऊपर उठेगी हवाएं तो नमी को लेकर उठेगी और नमी जाकर ऊपर संघनित होकर ये वर्षा करेगी। इस वर्षा के परिणाम स्वरूप इस संघनन की क्रिया के बाद इससे जो ऊष्मा निकलेगी, यही ऊष्मा इस चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए, जब तक संघनन की गुप्त ऊष्मा चक्रवात को मिलता रहेगा, जब तक संघनन की गुप्त ऊष्मा चक्रवात को मिलता रहेगा, तब तक चक्रवात तबाही मचाते रहेगा। लेकिन जब चक्रवात को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलनी बंद हो जाए तो चक्रवात तबाही मचाना कम कर देगा या समाप्त कर देगा। जब तक
चक्रवात को संघनन की गुप्त उष्मा मिलती रहे तब तक चक्रवात तबाही मचाएगा, लेकिन जब संघनन की गुप्त उष्मा चक्रवात को मिलनी बंद हो जाए तो तबाही मचाना कम कर देगा या समाप्त कर देगा। अब देखिए, जिससे कि संघनन की गुप्त उष्मा नहीं मिलने के चलते चक्रवात तबाही मचाना बंद कर देता है, तब उसे कहते हैं चक्रवात की मृत्यु। चक्रवात की मृत्यु। जब चक्रवात को संघनन की गुप्त उष्मा मिलनी बंद हो जाए तो चक्रवात तबाही मचाना बंद कर देता है, जिसे चक्रवात की मृत्यु कहा जाता है। अब देखिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब चक्रवात स्थल खंड पर आ जाए, क्योंकि जब स्थल खंड पर आ जाएगा, जब चक्रवात यहां आ जाएगा, तो जहां समुद्र से वाष्पीकरण के माध्यम से हवाएं नमी को लेकर ऊपर उठती थी और ऊपर उठ करके संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा करा रही थी। लेकिन जब ये ऊपर उठेंगी, अब जब यहां पर ऊपर उठेंगी तो उसमें नमी नहीं है, और नमी नहीं है तो संघनन की गुप्त उष्मा वहां उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये तभी हो सकता है जब चक्रवात स्थल खंड पर चला जाए या विषुवत रेखा पर चला जाए। विषुवत रेखा पर अगर चला जाए, विषुवत रेखा पर नहीं, शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में जहां गर्मी नहीं है, शीतोष्ण, ये देखिए, संघनन की गुप्त उष्मा तब मिलनी बंद हो सकती है जब चक्रवात या तो स्थल खंड पर चला जाए, नहीं तो कहां चला जाए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चला जाए। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अगर चक्रवात चला जाए तो संघनन की गुप्त उष्मा मिलनी बंद हो जाएगी, या स्थल खंड पर अगर चला जाए तो भी चक्रवात को संघनन की गुप्त उष्मा मिलनी बंद हो जाएगी। ऐसे में चक्रवात अपना तबाही मचाना बंद कर देगा और इसके चलते चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आगे के जो भी चैप्टर हैं उसके लिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। सारी चीजों का, प्रत्येक चीजों का नोट्स बनाते रहिए। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं, उसको मैं जब भी समय मिलता है मैं उसको देखता हूं, अच्छा लगता है, आप लोग का कमेंट पढ़कर अच्छा लगता है। एक हमको मनोबल एक बना रहता है। जब भी थोड़ा सा समय मिलता है मैं सोचता हूं कि रेस्ट करूं, तो एक बात आती है कि नहीं यार, बच्चे लोग के लिए कुछ करना है, तो फिर रेस्ट करने का भी मन नहीं करता, विचार करता है कि नहीं, आप लोगों के लिए कुछ किया जाए, कुछ वीडियो बनाऊं और आप लोगों के लिए अपलोड करूं ताकि आप लोगों को उससे फायदा मिल सके। आप लोग के कमेंट जब पढ़ता हूं तो थोड़ा उत्साह मिलता है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी आपको परेशानी, जो भी चीजें हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको शेयर जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों में, आपके आसपास जो भी जिनको जरूरत है उन तक वीडियो पहुंच सके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप तक मेरा वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।